मैं दुबई के मसाज पार्लर में काम करती थी। रोज कई अरबी अपना मसाज करवाते और अगर मैं इनको खुश कर देती तो हजारों धर्म दे जाते थे। एक रोज वहां एक हबशी आ गया। इसे तो देखकर ही मेरी जान निकल रही थी। मुझे देखकर इसने एक हफ्ते के लिए अपने घर में बुक कर लिया। यूं मजबूरन मुझे इसके घर जाना पड़ा। वो काला हबशी रात 1 बजे टावल लपेट कर बोला कि तेल लेकर मेरी तो चीखें निकल गई। मसाज सेंटर में ग्राहकों का बेहद रश था। कभी कभी तो मैं हैरान होती थी कि ऐसा भी कोई काम होता होगा कि लड़कियां मसाज करती हूँ। हमारे मुल्क में अक्सर ही आदमी लोहे की एक स्टैंड में चंद तेल की शीशियां लटकाए बस स्टैंड और चौराहों पर घूमता था, और अगर किसी को मालिश करवानी होती तो इससे करवा लिया करता था। मगर दुबई में यहाँ पर बाकायदा तौर पर मसाज सेंटर्स कायम थे। मगर एक बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि यहाँ पर अरबी औरतें काम नहीं करती थी, ना ही दुबई की मुकामी औरतें काम करती थी, बल्कि यहाँ पर मसाज सेंटर्स को चलाने के लिए हमेशा बाहर के मुल्कों से लड़कियों को बुलवाया जाता था और इन्हें मुफ्त में वीजा दिया जाता था। यहाँ तक कि इनके टिकट के पैसे भी सेंटर वाले खुद दे रहे थे। इन लड़कियों को हर किस्म की सहूलियात दी जाती थी, रहाइश भी दी जाती थी और इनका खाना पीना भी होता था। इसके अलावा एक हैंडसम सैलरी पैकेज भी होता था। ये काम मुझे पहले चंद दिनों में बहुत आसान लग रहा था, क्योंकि मैं इस काम के असल मकसद से वाकिफ नहीं थी। मुझे भी इन कंपनी वालों ने इन तमाम सहूलियात को मुहैया करने के बाद ही बुलाया था। मैं बेहद गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। मेरा बड़ा भाई एक हादसे में माजूर हो गया था। इसकी कमर की हड्डी टूट गई थी और वो चल फिर नहीं सकता था और चारपाई पर पड़ा रहता था। इसके अलावा वो माजूर होने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया था। जब अबू के इंतकाल को कई साल गुजर चुके थे, जिसके बाद मेरे भाई ने छोटी उम्र से ही घर की जिम्मेदारी उठा ली थी और वो ही तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा कर रहा था, जबकि खुदा को कुछ और ही मंजूर था। हम पर आजमाइश आई जिसने मेरे भाई को माजूर बना दिया और अच्छे खासे सहल तरीके से गुजरता हुआ वक्त हमारे लिए मुश्किल तरीन बन गया। ठीक है, एक भाई की माजूरी के बाद हम छोटी 3 बहनों को रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था। अम्मा ने अपनी नज़र गंवाने के बावजूद सिलाई मशीन का काम एक बार फिर से संभाल लिया। हालांकि इससे भी हमारी गुजर बसर तो हो ही जाती थी, लेकिन भाई की महंगी दवाइयों और उनके लिए अच्छी खुराक का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से मैंने दर दर अपनी जूतियां घिसाना शुरू कर दी और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में लग गई। मगर अच्छी नौकरी तो एक तरफ, मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही थी। जबकि एक दिन अचानक अखबार में नौकरी के ऐड पर मेरी नज़र पड़ी। मैं जानती थी कोई फ़ायदा नहीं है, मगर फिर भी एक ट्रांस की कैफियत में मैंने वहां बताए गए नंबर्स पर अपनी डिटेल्स भेज दी। इसका कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इससे पहले भी कई अखबारों में इसी किस्म के एड्स देखने के बाद अपनी CV भेज चुकी थी, मगर मुझे कभी भी पजीराई नहीं मिली थी। मैं हमेशा मायूस हो जाती थी। मैंने मोबाइल को एक तरफ फेंक दिया, लेकिन अगले दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मैंने जिस नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजी थी उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए थे। मैंने संजीदगी से तमाम सवालात के जवाब दे दिए। मुझे अभी ये सब फ्रॉड लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग रकम का मुतालिबा करेंगे और फिर जब मैं रकम नहीं दूंगी तो ये लोग मेरा पीछा खुद ही छोड़ देंगे। मगर ऐसा नहीं था। मेरी तमाम डिटेल्स लेने के बाद उन्होंने एक बार फिर से मुझे पूछा कि मैं वाकई दुबई के मसाज सेंटर में जॉब करने के लिए संजीदा हूँ, जिस पर मैंने संजीदा होकर जवाब दिया और फिर डरते डरते मैंने इनसे कह दिया कि मैं पैसे देना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो मैं टिकट और वीज़ा के पैसे कहाँ से लाऊंगी। जिस पर मुझे तसल्ली दी गई कि वो लोग मुझसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बल्कि जैसे ही मैं दुबई में ऐड के साथ सेटअप पर अपना पहले दिन का काम करूंगी वो लोग मुझे पूरे महीने की सैलरी एडवांस में दे देंगे। ये सब देखकर तो मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है या फिर मेरे जज्बात के साथ खेला जा रहा है। मगर कुछ दिनों में वाकई मुझे कोरियर मिला जिसमें मेरे दुबई जाने के इंतजामात के तमाम कागजात थे। उन्होंने मुझसे बस मेरा ID कार्ड और पासपोर्ट वगैरह की डिटेल्स ली थी जो मैंने इन्हें सेंड कर दी थी, और इसके बाद आज मुझे सब कुछ मिल रहा था। और इसके बाद साथ ही 3 महीने बाद मेरी टिकट थी। मैं चीखते हुए खुशी से कमरे की जानिब भाग गई और सबसे पहले अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी इस वक्त भाई के पास ही बैठी हुई थी और इन्हें खाना खिला रही थी। भाई बहुत गुस्सा करने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो गए थे। मैंने अम्मी को इस बात के बारे में बताया था। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। वो अकेली और जवान जहान लड़की को किसी तौर भी इस तरह दूर परदेश में नहीं भेजना चाहती थी, मगर मैं जान गई थी कि मुझे ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए मैंने अम्मी को हर मुमकिन तौर पर मनाने की कोशिश करना शुरू कर दी और फिर कुछ वक्त बाद अम्मी मान भी गईं।
शायद वो भी अपने बेटे को इस तरह मासूरी की जिंदगी गुजारते हुए देखकर तंग आ चुकी थी। मगर असल बात क्या थी, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी की ना अचानक हाँ में कैसे बदल गई, मगर मेरे लिए खुशाइन बात थी, इसलिए मैंने वजह पर ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी अपने दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पास चंद पुराने कपड़े ही थे, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तभी अम्मी ने अपने सोने की अकलौती चेन, जो उन्होंने बेहद अजीज थी, अब्बा ने इन्हें मुंह दिखाई में ये तोहफा दिया था कि हमारी जिंदगी में जितने भी कड़े हालात आए थे, अम्मी ने चैन को नहीं बेचा था। मगर अब मेरी अम्मी बखुशी चैन को बेचने के लिए भी तैयार थी। मैं अपनी अम्मी की कुर्बानी को कभी भी जाया नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि दुबई के मसाज सेंटर में जैसे भी हालात पेश आएं, मैं वहां दिल लगाकर काम करूंगी और इतना कमाऊंगी कि मेरी छोटी बहनों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं अपने भाई को इस काबिल बना दूंगी कि वो सारी जिंदगी बैठकर खाए, तब भी इसके पास कम ना पड़े। मैं अपनी बहनों के साथ साथ अपने भाई की भी बैसाखी बनना चाहती थी और अपनी अम्मी को बेहद सुकून भरी जिंदगी देना चाहती थी। इसलिए कुछ जोड़े कपड़ों के और अपने लिए बेहद जरूरी अशिया लेकर मैं दुबई आ गई। पहुंचने के अगले दिन ही मुझे सेंटर बुला लिया गया था, जहां पर मुझे मेरा काम समझाया गया। जैसे ही मैंने अपने पहले दिन का काम किया तो मेरे अकाउंट में एक भारी रकम ट्रांसफर कर दी गई। ये रकम मेरी सोच से भी ज्यादा थी। मैंने वो तमाम रकम फौरन अम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और कहा कि भाई का अच्छे से अच्छा ख्याल रखा जाए। मुझे भी सुकून था कि मेहनत के पैसे वसूल हो चुके थे, इसलिए अपने काम में मसरूफ हो गई थी। मगर एक दिन जो हकीकत मुझ पर आश्कार हुई, इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं एक शख्स का मसाज कर रही थी जब अचानक उसने अपना रुख बदलते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। इसने इस वक्त शर्ट उतार रखी थी और मेरा हाथ तेल से भरे हुए थे। यह जैतून का तेल था, जिसमें चंद एक जड़ी बूटियों का तेल शामिल किया जाता था और यहाँ पर आने वाले अमीर मर्दों को लगाया जाता था। इस मसाज के लिए वो कितने पैसे पे करते थे, मुझे इस बात का इल्म नहीं था और ना ही मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी थी। बस मुझे इतना पता था कि मुझे मेरी मेहनत का फल पूरा मिल रहा था। मैंने अम्मी को नहीं बताया था कि मैं मसाज सेंटर में जॉब करती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो इस बात को अपने दिल से बहुत ज्यादा लगा लेंगी और मेरे भाई की गैरत पर भी ये ताज़ियाना होगा। मैंने इन्हें इतना ही कहा था कि मैं सफाई का काम करती हूँ, जिस पर मेरी अम्मी ने दुखी दिल से रोते हुए कहा था, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी। अम्मी की बात सुन के मेरा दिल कट गया था और मैंने कहा था, नहीं अम्मा, यहाँ पर सफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि सब कुछ साफ होता है। एक बार हल्का सा झाड़ू लगाकर मैं सारा दिन फारिग ही होती हूँ। बस अपनी ड्यूटी के घंटे मुझे यहाँ पर गुजारने पड़ते हैं ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो तो मैं संभाल लूँ। इसके अलावा ये काम कोई मुश्किल नहीं है, आप टेंशन ना लें। लेकिन मेरी माँ का दिल बेहद दुखी हो गया था। अगर इन्हें पता चलता कि मैं मसाज सेंटर में गैर मर्दों का मसाज करती हूँ तो ना जाने इन्हें कितनी तकलीफ होती और वो मुझे हरगिज भी यहाँ नहीं रहने देती, फौरन वापस बुला लेती। जबकि मैंने इन्हें बताया मैंने कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अब मुझे हर हाल में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना था। उन्होंने मुझे तमाम किस्म की सहूलियात दी थी। अगर मुझे इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ता तब भी ये कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो मुझे टिकट करवा कर देते। उन्होंने बस एक ही डिमांड रखी थी कि वो मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 2 सालों के दौरान मैं उनके कस्टमर्स को हर तरह से खुश करूंगी और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कस्टमर्स चाहे कुछ भी करें, मैं भी किसी किस्म का रद्द अमल ना देने की पाबंद हूँ। और इस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था जब मैं गैर मर्द की बरहना सीने पर गिरी हुई थी और गहरे सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैंने चेहरा उठाकर इस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो न जाने क्यों मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो रही थी और मुझे इस आदमी से भी डर लग रहा था। मैं झटका खाकर उठी और इससे दूर हो गई और सांस बहाल करने लगी, जबकि वो शख्स मुस्कुराते हुए उठा और एक बार फिर से इसने मुझे बाजू से पकड़ के बेड पर गिरा दिया और मुझ पर हावी होता गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेंटर में बने हुए तमाम कमरे साउंड प्रूफ थे। यहाँ से आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी। मैं न चाहते हुए भी अपनी इज्जत की चादर को मैला होने से नहीं बचा पाई थी। अलबत्ता जब वो अरबी मुझे खूब इस्तेमाल करने के बाद मुझसे दूर हो गया तो मैंने तकलीफ की शिद्दत से रोते बिलखते हुए इसकी तरफ देखा और उसे कहा कि मुझे पानी पिला दे। इसने मुझे पानी पिलाया, लेकिन पानी के दौरान ही उसकी आंखों में खबासत एक बार फिर से मुझे नजर आई थी। पानी पिलाने के बाद इसने एक बार फिर से मुझे सीधा किया और मुझे अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तकलीफ की शिद्दत से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरी आंखों से भर भर कर आंसू बह रहे थे।
मगर अब की बार मैंने पहले की तरह शोर नहीं मचाया था, बल्कि खामोशी से अपने साथ होता हुआ ये सब कुछ देख रही थी। और जब वो अरबी शख्स अच्छी तरह से मुझे पामाल करने और अपनी हवस मिटाने के बाद चला गया तो मैं उठकर वॉशरूम में गई और फौरन ही मसाज सेंटर के ओनर के पास ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा दिया और रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की से बॉस से मुलाकात करवाने के लिए कहा। मेरे चेहरे की तकलीफ देखकर ही वो लड़की समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो लड़की भी बाहर से आई थी और बॉस के साथ मीटिंग्स वगैरह अरेंज किया करती थी। इसका इतना ही काम था और इसके अलावा कोई और काम भी शायद करती हो, मगर इसके बारे में मुझे नहीं पता था। इस लड़की ने जल्दी से बॉस को कॉल की और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। बॉस ने फौरन मुझे अंदर बुला लिया। मैंने रोते हुए इनके सामने हर एक बात बता दी। तभी बॉस ने अफसोस करते हुए कहा, जो आपके साथ हो गया है इसे हम बदल नहीं सकते, मगर हमारी यही मजबूरी है कि हम किसी भी कस्टमर की डिमांड को रद्द नहीं कर सकते। आपको इतनी सारी सहूलियात मुहैया की गई हैं, यहाँ तक कि आपके टिकट के पैसे भी हमने खुद भरे और आपसे जवाब में यही कुछ मांगा था। यहाँ पर आने वाली हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, मगर अगर किसी कस्टमर को यहाँ पर मसाज करने वाली किसी लड़की की तलब हो जाए तो इसे वो तलब पूरी करनी पड़ती है। हम आज से तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं, आपको डबल सैलरी दी जाएगी, लेकिन हमारे कस्टमर्स को नाराज नहीं करना। और अगर तुम जो मुआहदा तोड़ना चाहो तो भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो और 2 साल के लिए हमारी पाबंद हो चुकी हो। इसलिए रोने धोने की बजाय बेहतर यही है कि हमारे साथ ताउन करो और इस मसाज सेंटर को छोड़ने के बारे में मत सोचो। इज्जत तो तुम्हारी वैसे भी लुट ही चुकी है, तो क्यों ना दौलत कमाई जाए। इसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अभी मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म नहीं हुआ था, मगर मैं जहनी और जिस्मानी तौर पर इस कदर तकलीफ का शिकार थी कि मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। मैं बेड पर गिरी और जल्द ही मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मैं उठी और नाश्ता करने के बाद एक बार फिर सो गई। मेरा काम पर जाने का कोई इरादा नहीं था और मुझे किसी की परवाह नहीं थी। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने अम्मी को फ़ोन किया और कहा कि मैं वापस आना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं फैमिली से मुलाकात का बहाना बनाकर जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। माँ ने जो बात मुझे की थी इसने मेरे छक्के छुड़ा दिए थे और फिर मैं यूनिफॉर्म पहनकर एक बार फिर से अपने कमरे में ड्यूटी पर मौजूद थी। बॉस ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की और मुझे शाबाश कहते हुए अपने कैबिन में चले गए। और फिर इसके बाद वहां पर आने वाले कई मर्दों की तस्कीन का सामान मैं बनती रही, मगर वो मुझसे अपनी तलब पूरी करने के बाद मुझे अच्छी खासी रकम देकर जाते थे। और मसाज सेंटर वालों को भी वो मसाज करवाने पर जाने की इतनी बड़ी रकम अदा करते थे कि ऐसे किसी भी काम के बाद वो मुझे बड़ी रकम तोहफे के तौर पर ज़रूर देते थे। और अब मैं अपने ज़मीर को थपकियां दे देकर सुला चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर हराम की कमाई में मसरूफ़ हो चुकी थी। जबकि मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करने लगता, मैं उसे थपकी देकर गहरी नींद सुला दिया करती थी। मैं तो अब इसी इंतज़ार में रहती थी कि कब कोई मेरे जिस्म का ख़रीदार आए और मुझे पैसे देकर चला जाए। 1 साल के अंदर अंदर ही मैंने एक बड़ी रकम अपने अकाउंट में जमा कर ली थी और इसे भी दुगनी रकम अपने घर भेजती थी। पहली बार जब मैंने अम्मी को फ़ोन किया था तब मेरा इरादा वापस लौटने का था और उन्होंने कहा था कि खतीर रकम के बदले में मेरा भाई ठीक हो सकता है, और इसी चीज़ ने मेरे कदम यहाँ पर रोक दिए थे। मैंने अपनों के लिए अपनी इज्जत का सौदा किया था और जब अपनों के लिए अपनी कुर्बानी दे डाली थी तो फिर मलाल कैसा है। इसलिए मैं तनदही से अपने काम में मसरूफ़ थी। मैं बेहद खूबसूरत भी थी और ख़ुद को मुकम्मल सजा संवार कर रखा करती थी। मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रेसिंग करती थी, मगर इस तरीके से कि मेरे जिस्म की खूबसूरती और भी ज़्यादा अयां होती। अगर कोई मर्द मेरे पास मसाज कराने आता तो मेरे जिस्म को ख़रीदने का कोई इरादा ना भी होता तब भी मुझे ख़रीद लेता था। और इसी तरह मैं मर्दों के हाथों का खिलौना बनी अपने अकाउंट को पैसों से भरती जा रही थी। गुनाह सवाब का मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं रहा था। जब एक दिन एक हबशी मेरे पास मसाज करवाने के लिए आया, उसकी जिसामत और कदो कामत में वो बहुत बड़ा था। इसने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखी और मेरे सामने लेट गया। न जाने क्यों मैं चाहती थी कि मेरी जगह इसका मसाज कोई और ही कर दे, मगर वो मेरे रूम में आया था, इसलिए ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं इसका मसाज करती। मेरा बॉस मुझसे बेहद खुश था और इसने इस अरसे के दौरान मेरी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी और इसके साथ साथ ही वो मुझे वक्तन फ़वक्तन महंगे गिफ्ट भी दिया करता था। मैंने अपने बॉस के साथ भी कई रातें गुजारी थी और इसके बदले में इससे खूब दौलत भी बटोरी थी। जिंदगी इसी अंदाज में चलती जा रही थी। ये पहला मर्द था जिसने आकर मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी। मेरे पास पहले जितने भी मर्द आए थे, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सभी नामर्द थे और मर्द यही था। बहरहाल वो सीधा तरफ से मसाज करवाने के बाद उल्टा लेट गया। मसाज के दौरान लोग मेरी मसाज की तारीफ किया करते थे, मगर वो बिल्कुल खामोश था। इसने मुझसे कोई बात नहीं की थी, मगर जब इसने करवट बदली तो इसकी आंखों का रंग बहुत अजीब सा था। वो उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो शुक्र है इससे जान बच गई। मैं हरगिज़ भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहती थी,
क्योंकि इसका मजबूत जिस्म और ताकत इसकी तरफ देखते ही महसूस होती थी और वही मुझे डरा रही थी। मगर अभी मैं खुलकर सांस भी नहीं लेने पाई थी कि काउंटर पर खड़ी हुई इंडियन लड़की मेरे कमरे में आई और मुझे बॉस का पैगाम दिया कि वो मुझे अपने कैबिन में बुला रहे हैं। मैं मुस्कुराती हुई इनके कैबिन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि ऐसे वक्त में ही वो मुझे बुलाते थे जब इन्हें मेरी ज़रूरत होती थी। मगर जब मैं कैबिन में गई तो उन्होंने मुझसे जो बातें कहीं, जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने फौरन नाम में सर हिलाते हुए इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सोच लो, ये बंदा इस कदर अमीर है कि इसके साथ एक हफ्ता गुजारने के बदले में तुम्हें इतनी दौलत मिल जाएगी कि तुम यहाँ दुबई में 2 फ्लैट खरीद सकती हो। इसकी बात पर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मैंने इस वक्त भी इतनी दौलत इकट्ठी कर ली थी कि यहाँ पर एक फ्लैट खरीद सकती थी, मगर मैंने सब पाकिस्तान के लिए रख छोड़ा था। मैंने सोचा था कि एक दिन मैं बहुत सारी दौलत जमा करके वापस चली जाऊंगी, और अब जब पैसे जमा करने का मेरे पास एक अच्छा मौका आ गया था, मैं इस हबशी के साथ चली गई। इसने मुझे घर ले जाकर छोड़ा और फिर खुद कहीं चला गया। मैंने पूरा दिन मजे से उसके घर में गुजारा था। मुझे इससे डर तो लग रहा था, मगर दौलत का नशा मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। और फिर अचानक ही रात के 1 बजे वो मेरे कमरे में घुस आया। मैं ये जो सोच रही थी कि चलो हफ्ते का एक दिन सुकून से गुजर गया, अब डर गई थी। ऐसा लगता था जैसे वो अभी नहा कर आया हो। इसके जिस्म पर टॉवल था। इसने तेल की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी और तेल मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जबकि मैं बिल्कुल सुन सी होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो मुझसे कुछ बोल रहा था, मगर मेरे जहन में एक लफ्ज भी नहीं आ रहा था। मैं बस एक तरफ इसकी तरफ देखे जा रही थी जब इसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे किसी कमरे में लेकर आया और सामने मुझे बेड की तरफ धकेल दिया। क्योंकि बेड पर एक औरत लेटी हुई थी, ये देखने में काफी बड़ी लग रही थी। तेल की बोतल मेरे हाथ में दी। 1 हफ्ते तक तुम्हें इनकी बिल्कुल इसी तरीके से मालिश करनी है जैसे वो मसाज सेंटर में तुमने मेरे जिस्म की मालिश की थी, और अब अपने काम पर लग जाओ। मेरा काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें इनाम में बहुत से धर्म दूंगा। इसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। मैं पूरी तंदही से अपने काम करने लगी। बूढ़ी औरत हबशी की माँ थी। मैंने 1 हफ्ते तक इनका मसाज किया तो इनकी जो भी बीमारी थी वो दूर हो गई थी। बीमारी की तफसील के बारे में मुझे नहीं बताया गया था। अभी तक मुझे बहुत से धर्म इनाम के तौर पर दे दिए गए थे, और फिर मुझे समझाने लगा कि मैं इस मसाज सेंटर की जॉब छोड़ दूं, या तो अपने वतन चली जाऊं या फिर इसकी माँ की देखभाल करने लग जाऊं। अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका मिला, और मेरे ज़मीर ने भी मुझे मुलामत की थी कि मैंने इनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र कर दिया। इसने अपने पैसे के बलबूते पर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और मुझे अपनी माँ की खिदमत के लिए रख लिया, क्योंकि मैंने इसकी माँ को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं अपना पहला काम भी बहुत ईमानदारी से करती थी, और अब ये भी काम ईमानदारी से किया था। हबशी ने अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारी लड़कियां रखी थीं, मगर कोई भी इसकी तवक्का पर पूरी नहीं उतर रही थी, जबकि मैंने ईमानदारी से काम किया था, जिसकी वजह से वो मुझसे बेहद खुश हुआ था और फिर मुझे अपने ही घर में रख लिया था। और अब तो मुझे अपने गुनाह पर भी निदामत महसूस होने लगी, और मैं रोते और गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं बहुत अच्छी और खुशो-खुर्म जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे भाई का ऑपरेशन भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। मेरी वालिदा मुझे वापस बुलाती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस हबशी की माँ का अच्छे तरह से ख्याल रखूँ, जैसे कि उसने मुझ पर एहसान किया, और मैं भी उस एहसान का बदला देना चाहती हूँ कि जब तक उसकी माँ जिंदा और उसकी खिदमत करती रहूँ। तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि मैंने जो कुछ किया वो सही किया कि नहीं किया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।